अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक और होशरुबा हकीकत के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल सुलेमान। नाजरीन, वालिदैन का रिश्ता वो अटूट रिश्ता है जो हर वक्त दुनिया के नशेबो फराज से गुजर कर भी बदलता नहीं है, वैसा ही रहता है, बल्कि और मजबूत से मजबूत तर होता चला जाता है। माँ तो माँ ही होती है, लफ्ज़ माँ ही इसकी शख्सियत का मुकम्मल तारुफ है। लेकिन बाप से भी औलाद का रिश्ता बहुत अनोखा सा है, शजरे सायादार का सा एहसास है। घनी छाँव, औलाद की तमाम ज़रूरियात को पलक झपकते पूरे कर देना, हर ख्वाहिश की तकमील को अपना अवलीन फ़र्ज समझकर पूरा करना और बिना किसी सिले की परवाह किए। बज़ाहिर सख्त लेकिन अंदर से मोम, हसास और शफीक, औलाद की हर तकलीफ़ पर बेकल हो जाने वाला। दुनिया में माँ के बाद सबसे अहम और अवलीन रिश्ता बाप का ही होता है। वालिद एक मजबूत सहारा है, औलाद के लिए जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। बाप को खुश रखने वाला अल्लाह ताला को खुश रखने वालों में शामिल है। वालिद मोहब्बत और चाहत, सब्र व खलूस, एसार व बुर्दबारी का पैकर है। हम जिस तरह दरिया को कूज़े में कैद नहीं कर सकते, उस तरह वालिद की मोहब्बत और शफ़क़त, खिदमात, मेहनत, हौसला और हिम्मत को लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। दुनिया के ज़्यादातर बाप बज़ाहिर तो करख्त, बारोब और गुस्से वाले लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं। उनके गुस्से की ही बदौलत अहले खाना एक छत तले बाहिफाजत मुकीम होते हैं। लेकिन कुछ बाप ऐसे भी होते हैं जो अपनी औलाद की मोहब्बत और लाड प्यार में ज़्यादा ही आगे निकल जाते हैं, जो उनको बिगाड़ देती है और जिसका अंजाम भयानक होता है। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे ही वालिद की है जो अपनी औलाद से बेहद प्यार करता था और उनकी मुँह से निकली हुई हर ख्वाहिश को पूरा करता था। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? जी आ गया। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसी हो, ठीक हो? अब्बू मैं ठीक हूँ। आप दोनों बाप बेटी आराम से एक दूसरे का हाल पूछो, मैं चाय लेकर आती। नहीं भी, चाय मैं ऑफिस से पी के आया हूँ। अबू जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक। बेटा आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक। अबू जी मुझे आपसे एक काम है। सिर्फ एक काम? मेरी जान बताओ क्या काम है अबू से? अबू मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैंने नया फ़ोन लेना है। क्या जरूरत है सफदर तुम्हें फोन की? अभी 2 महीने पहले तो तुमने नया फोन लिया था। अम्मी वो पुराना हो गया है, यूनिवर्सिटी में अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है। ये बात है। हाँ लेकिन स्टेटस का पता ना फ़ोन और गाड़ी से ही चलता है। बंदे के पास अच्छा फ़ोन और अच्छी गाड़ी हो ना तो ही लोग इज्जत करते हैं। कितने पैसे चाहिए बेटा? अब वो 50,000 का आएगा। कोई बात नहीं, ये लो बेटा पैसे। थैंक यू सो मच अबू जी। मैं अभी जाके लेके आता हूँ और फिर आप सबको दिखाता हूँ। बेटा ध्यान से जाना जरा है। अब्बू वो मुझे भी शॉपिंग करनी थी, मेरे पास नए कपड़े खत्म हो गए हैं। कोई बात नहीं बेटा, ये लो। और किसी अच्छे ब्रांड से शॉपिंग करना बेटा। 20,000 काफ़ी है ना? जी अब्बू काफ़ी होंगे। थैंक यू अब्बू। जीती रहो बेटी। क्या हो गया आपको? इतने सारे पैसे दे दिए बच्चों को, आप ना इनको बिगाड़ रहे हैं, फजूल में जाना करते रहते हैं। और कोई बात नहीं बेगम, लाखों में तनख्वाह है मेरी, इन्हीं के लिए तो कमाता हूँ, करने तो ज़ाया इनको, कोई बात नहीं। और ये तुम भी लो, अपनी शॉपिंग कर लेना और घर के लिए भी कोई चीज़ आनी है तो ले आना। जी ठीक। चाय नहीं पीनी तो खाना ले आऊं? अच्छा यार, खाना खिला दो लेकिन कमरे में ले आओ। जी ठीक। हाँ महमूद ऐसे ही अपने दोनों बच्चों की हर जायज़ और नाजायज़ ख्वाहिश पूरी करता था। उनके घर में पैसे की खूब रेल पेल थी, लेकिन पहले ऐसे ना था। कई साल पहले महमूद जिस कंपनी में नौकरी करता था, उसे वहाँ से एक दिन अचानक निकाल दिया गया और वो बेरोज़गार हो गया। महमूद तो उस दिन और उसके बाद आने वाले मुश्किल वक्त को भूल चुका था, लेकिन खालिदा उस वाक़े को कभी ना भुला पाई थी। बेगम। जी जी क्या हुआ? क्या बात है? तुम पूछ रही थी ना क्या हुआ। अब ये बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है? बड़ी परेशान लग रही हो।
सब ठीक तो है ना? किन सोचों में गुम हो? जी हाँ, सब खैरियत है। मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ने हम पर कितना करम किया ना। हाँ, ये तो है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो वो दौर नहीं बोलता जब आपकी जॉब चली गई थी। कितना मुश्किल वक्त आ गया था ना हम सब पर। सब कुछ जैसे रुक सा गया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। लेकिन फिर सब कुछ एकदम से ठीक हो गया। आपको पहले से अच्छी जॉब मिल गई, लाखों में सैलरी लग गई। मुझे तो उस दिन यकीन ही नहीं हो रहा था। हाँ जनाब, अब जब मैं आपको हज़ारों रुपए शॉपिंग के लिए देता हूँ तब तो यकीन आ जाता है ना? जी हाँ। ये सफ्तर अभी तक नहीं आया? सफ्तर आ गया है, वो बड़ा अच्छा फ़ोन लेके आया। अच्छा, मैं भी देख कर आती। नहीं नहीं, वो दोस्तों के साथ गया है नए फ़ोन की ट्रीट देने। आपने क्यों जाने दिया उसे? वो रात को बहुत ज्यादा बाहर रहने लग गया। ओ कोई बात नहीं बेगम, खाना खाने गया है, आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप ठीक समझें। वैसे मैं ये भी सोच रही थी कि हमें कुछ सेविंग करनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपकी जॉब पहले की तरह फिर चली गई तो हमें फिर से मुश्किल वक्त देखना पड़ गया। और आजकल तो वैसे भी हालात बहुत ख़राब हैं। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बेगम, ये जॉब बहुत सिक्योर है, सरकारी नौकरी से भी एक कदम आगे है। हाँ, परेशानी वाली बात ही कोई नहीं है। अब तो बस मौजें ही मौजें हैं, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी अच्छा। महमूद ने एक ही पल में सफदर की गाड़ी की ख्वाहिश को पूरा करने की हामी भर ली, लेकिन महमूद को ये मालूम नहीं था कि वो जिनसे गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहा है वहाँ से उसका एक भयानक राज फाश हो सकता था। ऐसा राज जिसके बारे में महमूद के अपने घर को भी इल्म न था। अस्सलाम वालेकुम जी, माफ़ कीजिएगा मुझे आने में देर हो गई। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको पहले कहीं देखा है, या हो सकता है कि आपके साथ कोई मुलाकात भी हुई हो। अगर आपको लगता है तो हो सकता है, लेकिन शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं भी। अकरम साहब, आपका गाड़ियों का शोरूम है, रोज़ाना कई लोगों से मुलाकात होती है, शायद मेरे जैसे इंसान से मुलाकात हुई है। हाँ जी, ये भी हो सकता है। आपका बहुत शुक्रिया, आप गाड़ी दिखाने के लिए गाड़ी ले आए। असल में ना जॉब में टाइम ही नहीं मिलता जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें मेहरबानी वाली कोई बात नहीं है। दरअसल मैं समझ सकता हूँ कि एक पेशावर इंसान के लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। और फिर उमर बेटे ने मुझे बताया कि ये गाड़ी मेरा दोस्त खरीद रहा है और आपने उसको पूरी ताकीद भी की हुई है। और अब आप महमूद साहब यकीन करें कि मैंने ये गाड़ी ऐसे तलाश की है कि जैसे इस गाड़ी को मैं अपने घर के लिए ले आया। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। सफदर बेटा, जाओ अम्मी को खाने के लिए कहो। नहीं महमूद साहब, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप तकल्लुफ़ ना करें। अकरम साहब, इसमें तकल्लुफ़ वाली बात क्या है? जब तक हम गाड़ी देख लेते हैं तब तक खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा, चलो जैसे आपकी मर्जी। सफदर बेटा जी, जाओ अम्मी को बोलो खाना तैयार करें जी, तब तक गाड़ी देख लेते हैं। हाँ जी। आइए अंकल, ये है गाड़ी। महमूद साहब, ये गाड़ी बहुत साफ गाड़ी है, आप इसको सेकंड हैंड गाड़ी मत समझे, ये बिल्कुल 0 मीटर लगती है। अच्छा, मेरे एक क्लाइंट थे, ये गाड़ी मैंने उनको लेकर दी थी, उन्होंने भी बहुत प्यार बहुत हिफाजत से चलाई है और ये गाड़ी बहुत कम चली हुई है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, गाड़ी को देखकर ही मालूम हो रहा है। क्यों सफदर बेटा, आपको कैसी लगी गाड़ी? जी अंकल, बहुत अच्छी है। ले जी अकरम साहब, जिसने चलानी है उसे पसंद आ गई है तो मेरी भी पसंद है जी। ऐसे नहीं महमूद साहब, आप इसकी टेस्ट ड्राइव लेंगे ना तो ये गाड़ी आपको और भी पसंद आएगी। और वैसे भी हर किस्म की तसल्ली करवाना मेरी जिम्मेदारी है। आओ सफदर बेटा, चला के देख लीजिए। प्लीज जी अब्बू, चलाएंगे।
नाजरीन के अकरम को महमूद से मिलने की गलतफहमी हो रही थी, लेकिन अगर उसकी वाकई में मुलाकात हुई थी तो अकरम के लिए हैरानगी वाली क्या बात थी? क्या महमूद का कोई भयानक राज अफशा होने को था? हकीकत जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, गाड़ी बेचने आए सफदर के दोस्त के वालिद अकरम को गुमान हो रहा था कि शायद वो सफदर के वालिद महमूद से पहले भी कहीं मिल चुके हैं, लेकिन महमूद ने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। उसे याद ना आया कि उन्हें कहाँ मिल चुका है, जबकि हकीकत में महमूद अकरम को कहाँ और किस हाल में मिला था, हकीकत होशरुबा थी। अकरम भाई, किस सोच में हैं आप? कुछ नहीं यार। उमर, आपने अब्बू को किस टेंशन में डाल दिया? मैंने तो पापा की गाड़ी बिकवाई है। वाह जी वाह उमर। अकरम साहब, बच्चा दफ्तर के काम के लिए तैयार हो गया है, गाड़ियाँ भी बिकवाने लग गया। हाँ जी माशाल्लाह। लेकिन इसी गाड़ी के बिकने के बाद तो अब्बू परेशान है। लेकिन क्यों? यार मैंने उस शख्स को पहले भी कहीं देखा है, शायद शोरूम पर, लेकिन वो शोरूम पर ग्राहक बनकर नहीं आया था। और जो मैं उसे समझ रहा हूँ, अगर वो वही है तो फिर वो गाड़ी कैसे ले सकता है यार? यार मैं भी तो सारा दिन शोरूम पे होता हूँ, शायद मैंने उसे देखा हो। कोई तस्वीर है उसकी? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। क्यों उमर? हाँ, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनकी आईडी पे चेक करता हूँ। ये पापा, उनकी प्रोफाइल पे उन्हीं की तस्वीर लगी हुई है। अच्छा, ये देखिए। हाँ यार अकरम, ये वही बंदा है जो शोरूम पे मेरे पास आया था। ध्यान से देख यार जरा। हाँ ये वही बंदा है। अब्बू, आप क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, आप जाओ, मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब्बू, बता देना। उमर बेटा, मैंने आपसे कहा है ना कि आप बाहर जाए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है अब्बू, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। यार नासर, देखो यार, इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पाए जाते हैं। हैरानगी की बात है, आखिर वो बंदा गाड़ी दे कैसे सकता है? अकरम के बिजनेस पार्टनर नासिर ने तस्वीर देखकर महमूद को पहचान लिया और उसके शक को यकीन में बदल दिया। उमर के जहन में अपने वालिद और नासिर की गुफ्तगू सुनकर बहुत से सवालात ने जन्म ले लिया था कि वो सफदर के वालिद को कैसे जानते थे और वो शोरूम पर पहले क्यों आए थे। इसी तजस्सुस में उमर अगले दिन अपने वालिद के शोरूम जा पहुंचा, जहां उसे होशरुबा हकीकत मालूम हुई। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अब्बू? उमर, आज आप यूनिवर्सिटी नहीं गए? गया था, एक ही लेक्चर था, आ गया हूँ वापस। अच्छा। अब्बू, बताएं ना, सफदर के अब्बू के मुतल्लिक ऐसी कौन सी बात है जिसने आपको और नासिर अंकल को हैरान कर दिया? तो छोड़ो बेटा, राज की बात है, राज ही रहने दो। उनका ऐसा क्या राज है, बताएं ना। बेटा बात छोड़ो, इस दुनिया में बड़े बड़े रंगबाज लोग हैं। अब्बू प्लीज बताएं ना। अच्छा यार, तुम्हें सुकून नहीं मिलना जब तक तुम ये मालूम नहीं करना। पिछले महीने की बात है, इसी शोरूम में मैं और नासिर बैठे थे कि अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बैठे तशरीफ रखें। जी फरमाइए, कौन सी गाड़ी चाहिए आपको? जी दरअसल मैं यहाँ गाड़ी खरीदने नहीं जी, आपके पास मजबूरी से आया हूँ जी। ओहो भाईजान, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? सब खैरियत तो है? सर मैं आपके यहाँ मदद की घर से आया हूँ, आप मेरी माली इमदाद कर दें जी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। माली इमदाद? बोलिए सर, तो आप और डिसेंट फैमिली के मालूम आते हैं। आप ठीक कह रहे जी,
मैं बैंक में जॉब करता था जी। 2 माह पहले मुझे उन्होंने नौकरी से निकाल दिया जी। अब मैं बेरोजगार हूँ जी। मेरे कंधों पर बीवी बच्चों के अलावा बूढ़े वालिदैन और एक छोटी बहन का बोझ है जी। अगर ये सब कुछ उनको पता चल गया जी, शायद जी वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकें जी। भाई हौसला करे, अल्लाह सब ठीक कर देगा। बैंक से जो बकाया जात मिले थे जी, सब खत्म हो गए जी। हर जगह अप्लाई किया जी, लेकिन नौकरी नहीं मिली जी। आज वालिदैन की दवाई भी खत्म हो गई है। घर में राशन भी नहीं है जी। 1 रुपया भी जेब में नहीं है जी। सोचा था कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगू। चलता चलता आपके पास आ गए हो जी। आपकी मेहरबानी है जी, मेरी कुछ मदद करने। नहीं भाई साहब प्लीज आप हाथ ना जोड़े। ये ले, ये पानी पिए आप, पानी पिए। बड़ी मेहरबानी सर। ये अपना सर जी, बड़ी मेहरबानी। नहीं सर, आप ऐसी बातें ना करें। अल्लाह आपकी मुश्किलात हल करे। बड़ी मेहरबानी। उमर के लिए भी इस बात का यकीन करना मुश्किल था कि सफदर, जो बहुत ही अमीर था, उसके साथ अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, जो बहुत ही स्टेटस कॉन्शियस था और ब्रांडेड कपड़े पहनता था, और उसके वालिद एक फ्रॉडिये थे और लोगों को बेरोजगार होने का झांसा देकर उनसे भीख मांगते थे। उमर ने अपने वालिद के कहे के मुताबिक सफदर को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर एक दिन उमर यार, क्या हुआ है? कितने दिनों से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, तुम हो कि मेरा फ़ोन ही नहीं उठा रहे। यार मैं कुछ बिजी था, इस वजह से मैं तुम्हारा फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। सब खैरियत तो है ना? हाँ सब खैर है। यार कोई मसला हुआ मेरे साथ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। नहीं ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अच्छा तो फिर यूँ मुझसे नजरें चुरा के क्यों जा रहे थे? यार वैसे मुझे कोई काम याद आ गया था, मैं इसलिए जा रहा। यार तू कुछ बदला बदला सा लग रहा है, आखिर हुआ क्या है? यार प्लीज मुझे तंग ना कर, जा, तेरी मेहरबानी। इसका मतलब है कि जरूर कोई मसला है। चल आजा, तुझे पिज्जा खिलाता हूँ, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। पिज्जा? जैसे तेरे पास पैसे है ना, उनसे ज्यादा बेहतर भूखा रहना है। क्यों, क्या हुआ मेरे पैसों को? ये मुझसे नहीं, अपने अब्बा जान से जाकर पूछो। क्या मतलब? तुम्हारे पापा हराम कमाते हैं, 1 नंबर का फ्रॉडिया इंसान है। उमर बकवास बंद करो। मेरे अब्बू के बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं बकवास नहीं कर रहा, बल्कि सच बोल रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा एक नौसरबाज इंसान है, लोगों से बेरोजगार होने का नाटक करके पैसे मांगते हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ है। ये झूठ नहीं बल्कि सच है, क्योंकि इस बात के गवाह मेरे पापा और उनके दोस्त हैं। तुम्हारे अब्बू हमारे शोरूम पर आए थे और वहां पर आके रो रो के बेरोजगार होने का नाटक किया। 5 मिनट में 4000 रुपए कमा लिए। पता नहीं सारा दिन में कितना हराम कमा लेते होंगे। ये क्या बोल रहे हो तुम उमर? अबे चल, बेकारी की औलाद। उमर ने सफदर के सामने उसके वालिद की हकीकत से पर्दा उठा दिया। सफदर के लिए उमर की बात का यकीन करना नामुमकिन था। सफदर का अपने वालिद के सामने क्या होगा रद्द अमल? क्या वो फ्रॉडिया उसका वालिद ही था या वो था कोई और किरदार? हकीकत से उठेगा पर्दा, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। हमारे मुआशरे में कुछ लोग हलाल रिज़्क कमाने की बजाय गलत रास्ता चुनते हैं और सादा लोगों को धोखा देकर उन्हें लूट लेते हैं। ऐसा ही कुछ काम सफदर के वालिद का भी था।
जिन्होंने अपने घर तो ये बताया हुआ था कि वो एक IT फर्म में एडमिन मैनेजर हैं, लेकिन हकीकत में वो रोज़ाना घर से तैयार होकर निकलते और मुख्तलिफ मार्केट्स में जाकर बेरोज़गार होने का ड्रामा रचाकर लोगों की हमदर्दी समेटकर उनसे हज़ारों रुपए भीख मांगते। लेकिन अब उनका ये राज खुल चुका था। उनके बेटे को यकीन ना आया कि उसका वालिद इतना गिरा हुआ काम कर सकते हैं, और जब उमर ने उसे उनकी CCTV फुटेज भेजी तो वो हक्का बक्का रह गया। सलाम वालेकुम बेटा। वो आप कहाँ से आ रहे हैं? दफ्तर से आ रहा हूँ बेटा। किसके दफ्तर से? ये दफ्तर से और किसके दफ्तर से? और ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मेरे साथ? उसी लहजे में बात कर रहा हूँ जिसे आप डिजर्व करते हैं। बदतमीज! क्या हो गया है? क्यों गुस्सा हो रहे हो आप दोनों? पूछो अपने बेटे से कि इसे क्या हुआ है। मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे बस इनकी असलियत मालूम हो गई है। क्या मतलब? सफदर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, अब्बू किसी दफ्तर वगैरह में नहीं जाते। दफ्तर नहीं जाते तो कहाँ जाते हैं? दफ्तर ही जाता हूँ, और कहाँ जाता हूँ मैं? झूठ! आप लोगों से बेरोजगार होने का झूठ बोलकर पैसे मांगते हैं। सफदर, ये तुम क्या कह रहे हो? शर्म करो तुम। मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे उमर ने अपने शोरूम की CCTV फुटेज भी सेंड की है, जिसमें इन्हें उसके अब्बू के सामने रोता हुआ देखा जा सकता है। ये देखिए। महमूद, ये सब क्या है? देखो, ये माजी का वाकया है, मुझसे गलती हो गई थी, अब ऐसी कोई बात नहीं है। अब्बू, आप इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हैं? तुम लोगों के लिए बच्चों, तुम लोगों के लिए। महमूद, ये आप क्या बोल रहे हैं? तुम सब मेरी एक बात तसल्ली से सुनो। जब मैं बेरोजगार था, मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी, मैं बहुत परेशान था। घर का खर्चा कैसे चलेगा, खाया कैसे मैनेज करूंगा। मजबूरी की हालत में मैं उन लोगों के पास गया, उनको मदद की अपील की मैंने। उन्होंने अपने दोस्तों से 10,000 रुपया लेकर मुझे दिया। मैंने सोचा कि ये काम ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और एक्टिंग से 10,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। उसी दिन मैं और जगहों पर भी गया और मेरे पास 50,000 रुपये इकट्ठा हो गया और मैंने इसी पेशे को अपना लिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं वो काम छोड़ चुका हूँ। झूठ! आप अब भी झूठ बोल रहे हैं। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, सच कह रहा हूँ। अब्बू, अगर ये बात किसी को मालूम हो गई तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। जैसे मैं अपनी उम्र का सामना कैसे करूंगा? और अगर उसने सबको बता दिया तो क्या होगा? बेटा कुछ नहीं होगा, बेटा कुछ नहीं होगा। ये आपको लगता है अब्बू के कुछ नहीं होगा। मैं जा रहा हूँ। उफ, अगर ये मेरी सहेलियों को मालूम हो गया तो क्या होगा? यकीन करो, मैं ये छोड़ चुका हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। घर वालों के सामने महमूद की हकीकत आया होने के बाद महमूद मुश्किल में घिर चुका था। उसने सबको कायल करने की कोशिश की कि ये सब माजी का हिस्सा था, लेकिन सफदर और माहिरा को भी इसकी बात पर यकीन ना आया। हत्ता कि खालिदा के लिए भी यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप ऐसा भी कर सकते हैं। खाला, मेरा यकीन करो, मैंने जो भी किया तुम लोगों के लिए किया है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो तो एक माजी का हिस्सा था। मैं तो यकीन कर लूंगी, लेकिन मायरा और सफदर को कैसे यकीन आएगा? ओहो, वक्त के साथ साथ वो भी समझ जाएंगे। लेकिन महमूद, अगर ये बात फैल गई तो माशरे में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? हमारे बच्चों की शादियां कैसे होंगी?
उनके घर कैसे बसेंगे? और यार क्या हो गया है, हमारे मुल्क में करप्ट और नौसरबाज लोग बड़ी इज्जत से जी रहे हैं, हमें किसी से क्या लेना। और वैसे भी लोग तो बातें बनाते ही हैं। लेकिन आप जो काम कर रहे थे निहायत ही गिरा हुआ था। खालदा, अब ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो उन लोगों ने मुझे पहचान लिया, वरना ये राज राज ही रहना था। हाँ, उन लोगों ने तो पहचान लिया, लेकिन सोचो अगर किसी और ने पहचान लिया तब क्या होगा? और यार इतने सवालात, तुम लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो तो एक माजी का हिस्सा था। पता नहीं महमूद, मेरा तो अपना दिमाग माफ हो चुका है। यार शुक्र है इन्हें आधा सच मालूम हुआ है, अगर पूरा सच मालूम हो जाता तो पता नहीं क्या हो जाता। मुझे कुछ करना होगा इनको यकीन दिलाने के लिए। नाजरीन, महमूद अपने घर वालों को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो नौसरबाज नहीं है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन करने को तैयार ना था। खालिदा को बच्चों के रिश्तों की फिक्र थी तो सफदर और माहिरा को अपने स्टेटस की फिक्र थी, जिसे उन्होंने अपने वालिद की भीख की कमाई से मेंटेन किया हुआ था। लेकिन महमूद का ये पूरा सच क्या था? ऐसा ही एक और राज था जिसे महमूद छुपाने की कोशिश कर रहा था। जी सर, वो सोया हुआ था सर, पता नहीं चला सर, तबीयत खराब थी सर, इसलिए नहीं उठा सका सर। जी सर, फोन पे राब्ता है जी सारे। जी काम हो जाएगा सर, आप बेफिक्र हो जाएं सर। जी शुक्रिया सर। ओके सर, ओके, खुदा हाफिज सर। दफ्तर से एक छुट्टी क्या कर ली, काम ही नहीं हो रहा सबसे। और तुम दोनों यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गए? किस मुंह से जाऊं यूनिवर्सिटी? वहां उमर भी आया होगा। सफदर, मर्जी है तुम्हारी। और मायरा तुम? अबू इसने छोड़ना था, ये नहीं गया तो मैंने भी छुट्टी कर ली। अच्छा बहाना भी। तुम लोगों की वजह से मैं आज ऑफिस नहीं गया, वहां पे भी सारे काम रुके पड़े हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार शफकत, क्या हो गया है? वो साहब का फोन आया यार, वो जनरेटर का क्या किया? एक छुट्टी क्या कर ली यार, तुम लोगों से काम ही नहीं हो रहा। अब मैंने कह दिया बॉस को, काम हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज। खालदा जी, मेरा नाश्ता जो है ना कमरे में ले आओ, दफ्तर से बार बार फोन आ रहा है, मैं इसे चार्जर पे लगा लूंगा। घर वालों के सामने अपना आधा राज आया होने के बाद बाकी का आधा राज छुपाने के लिए महमूद ने सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी। क्या बाकी का राज पहले सच से ज्यादा भयानक था? क्या महमूद राज को राज रख पाएगा या उसकी बाकी की हकीकत भी आया हो जाएगी? जानने के लिए देखते रहिए हकीकत। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे मुआशरे में गदागरी एक पेशा बन चुका है जिसमें पूरे के पूरे ख़ानदान मुलव्विस होते हैं। ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ही सड़कों पर भीख मांगने निकल पड़ते हैं और रात तक हज़ारों रुपए इकट्ठे करके अपने घरों में वापस लौट जाते हैं। ऐसा ही कुछ महमूद भी कर रहा था और अब उसके घर वालों को भी मालूम हो चुका था कि वो बेरोज़गार होने का ड्रामा रचाकर भीख मांगता है। लेकिन महमूद ने उनको यकीन दिलाने की कोशिश की कि वो ये काम छोड़ चुका है। अब वो बाइज्जत रोजगार कमा रहा है और एक आईटी फर्म में एडमिन मैनेजर की जॉब कर रहा है। कोई जल्दी से नाश्ता दे दो, बहुत देर हो गई है। कल भी ऑफिस नहीं गया, काम बहुत ज्यादा होगा।
जी जी, बस ला रही हूँ। अच्छा ये बताओ, बच्चों का मूड कैसा है? जी हाँ, लग तो ठीक ही रहा है। उठ गए? कहाँ है वो? मायरा तो नाश्ता करके अपने कमरे में चली गई है और सफदर यूनिवर्सिटी चला गया है। शुक्र है यार, शुक्र है उसने यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दिया। अच्छा ये बताओ कि क्या बना रही हो आज? मैं दाल चावल। ठीक है। जब महमूद घर से दफ्तर के लिए निकला तो सफदर ने मोटरसाइकिल पर उसका पीछा किया ताकि वो सच जान सके। गया था? क्या उसने खुफिया तौर पर दूसरी शादी कर रखी थी या वो वहाँ किसी से मिलने गया था? सफदर अपने वालिद का वहाँ से जाने का इंतज़ार करने लगा क्योंकि उसे हकीकत जाननी थी। और जब कुछ देर बाद महमूद उस गली से बाहर आया तो सफदर के पैरों तले ज़मीन निकल गई।
एक नौसरबाज ही नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल भिखारी भी था, जो घर से दफ्तर जाने के लिए निकलता, किराए के मकान से दूर अपनी गाड़ी पार्क करता और वहाँ से गदागर का हुलिया बनाकर सड़कों पर भीख मांगता। लेकिन अब उसका ये राज भी फाश हो चुका था। उसका अपना बेटा उसे भीख मांगते देख चुका था। सफदर अपने वालिद का ये रूप देखकर आग भगोला हो गया और शाम को उस दिन जब महमूद घर वापस पहुंचा तो आ गए आप? बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ यार, आज मैं वाकई बहुत थक गया। आज बहुत ज़्यादा काम था, है ना अब्बू? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? वाकई बेटा, आज बहुत काम था। जी हाँ, वो तो आपको देखकर ही लग रहा है। हाँ हाँ, जाहिर सी बात है, लंगड़ा कर चलना और लोगों से भीख मांगना आसान काम तो नहीं। सफदर बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ मम्मी, ये भिखारी हैं, लोगों से भीख मांगते हैं। अब्बू, सफदर ये क्या कह रहा है? ये सच नहीं हो सकता। मैंने खुद आज इनको अपनी आंखों से लोगों से सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा है। क्या? मैंने आज इनकी गाड़ी का पीछा किया। इन्होंने गाड़ी एक जगह पर खड़ी की और गाड़ी से भिखारी बनकर निकले और फिर महमूद, सफदर ये क्या कह रहा है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हाँ 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 हाँ, मैं सड़कों पे भीख मांगता हूँ और उन्हीं पैसों से तुम लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती हैं और इन्हीं पैसों से तुम लोग अय्याशियां करते हो। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं एक भिखारी की औलाद हूँ। लेकिन बेटा, मत कहे मुझे अपना बेटा। मैं ये सब कुछ तुम लोगों के लिए तो करता हूँ। भिखारी की औलाद, भिखारी की औलाद। उमर के ये अल्फाज हमेशा मेरे कानों में गूंजते रहेंगे, लेकिन अब बस, मैं और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। सफदर बेटा, ये क्या कर रहे हो? नहीं अम्मी, इसका यही हाल है। बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बेटा? नीचे करो इसको, पिस्तौल नीचे करो बेटा। नहीं अम्मी, आज मैं ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तो सफदर ने अपने हाथों से अपने वालिद को गोली मारकर कत्ल कर डाला। पुलिस ने सफदर को गिरफ्तार कर लिया और उसने पुलिस के सामने इकरारे जुर्म भी कर लिया और पुलिस को कत्ल की वजह भी बताई। जब पुलिस ने महमूद के उस ठिकाने की तलाशी ली तो वहां से उन्हें लाखों रुपए मिले जो महमूद ने भीख मांगकर इकट्ठे किए थे। नाजरीन, हमारा दीन हमें सिखाता है कि जिस आदमी के पास एक दिन का खाना हो और सतर ढांकने के लिए कपड़ा हो, उसके लिए लोगों से मांगना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो आदमी कमाने पर कादिर हो, उसके लिए भी सवाल करना जायज़ नहीं। अलबत्ता अगर किसी आदमी पर फाका हो या वाकई कोई सख्त ज़रूरत पेश आ गई हो जिसकी वजह से वो इंतहाई मजबूरी के बिना पर सवाल करे तो उसकी गुंजाइश है, लेकिन मांगने को आदत और पेशा बना लेना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स बिला ज़रूरत मांगता है, क़यामत के दिन उसका ये मांगना उसके चेहरे पर ज़ख्म बनकर ज़ाहिर होगा। एक रिवायत में है कि जो अपना माल बढ़ाने के लिए सवाल करता है तो ये जहन्नुम के अंगारे जमा कर रहा है। अब चाहे तो कम जमा करे या ज़्यादा। इसी के साथ ही नाज़रीन, मुझे और मेरी टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।